नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर। आज का जो लेसन है जो हम ऑलरेडी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, उसका आगे का जो चैप्टर है, आगे का जो पार्ट है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आपने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप अवश्य एक बार फर्स्ट पार्ट देखिएगा, इसके बाद में सेकंड पार्ट देखिएगा ताकि आपको थोड़ा हेल्प रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो पार्ट है उसके अंदर। इससे पहले हम जो पढ़ चुके हैं उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखेंगे पृथ्वी का ग्रिड सिस्टम। हमारा जो पृथ्वी है वो किस प्रकार से एक ग्रिड सिस्टम के रूप में विभाजित है, किस प्रकार से वो एक इस प्रकार का सिस्टम है जिसके मदद से हम कहीं ना कहीं उन चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो उसमें देखते हैं पृथ्वी का जो ग्रिड सिस्टम है क्या। यह बेसिकली जो ग्रिड सिस्टम है कहीं ना कहीं अक्षांश और देशांतरों का कहीं ना कहीं एक जाल है। एक अक्षांश और देशांतरों का एक जाल है जिसके द्वारा कहीं ना कहीं ये एक ग्रिड सिस्टम टाइप बनता है। आपने देखा होगा वो चेस बोर्ड, जिस प्रकार चेस बोर्ड होता है उसी प्रकार से कहीं ना कहीं ये अक्षांश और देशांतरों का भी एक क्या है, ग्रिड सिस्टम होता है, जो कहीं ना कहीं हमें आप किसी स्थान की, टाइम जोन की या किसी क्षेत्र की जानकारी के लिए आपको ये मदद करता है। तो हम बेसिकली इसके अंदर बहुत साधारण शब्दों के अंदर अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, अक्षांश देशांतर का क्या महत्व है, अक्षांश का क्या महत्व है, देशांतर का क्या महत्व है, बहुत आसान से और बहुत इजी से पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ग्रिड सिस्टम, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। बहुत से बच्चे सीनियर क्लासेस में जाते हैं ना, बच्चों से पूछते हैं कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, तो उसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी रेखाएं अक्षांश होती है, कौन सी देशांतर होती है। तो मतलब कुल मिला के आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को अच्छे से ध्यान रखना है कि लैटिट्यूड कौन सी होती है। ये अक्षांश रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समांतर होती है, कहीं ना कहीं उन रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और कहीं ना कहीं जो ग्रीनविच और रेखा है उसके समांतर रेखाएं खींची जाती है, और प्रमुख यामोत्तर जो रेखा है उसके समांतर जो रेखाएं खींची जाती है वो कहीं ना कहीं आपकी देशांतर रेखाएं होती है। तो मतलब जो लेटी हुई रेखाएं हैं वो अक्षांश रेखाएं हैं, और जो खड़ी हुई रेखाएं हैं वो देशांतर रेखाएं। ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। पहला ही कंसेप्ट यही है कि अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है, देशांतर रेखाएं कौन सी होती है। तो जो धरातल के समांतर होती है वो अक्षांश रेखाएं होती है, और जो खड़ी होती है एकदम और लंबी उनको हम कहीं ना कहीं देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये चीज़ आप एक नॉर्मल कंसेप्ट में ध्यान रखना है। आगे हम इसकी जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, जो रियल में जो परिभाषा हम जो लिखते हैं वो आप और आगे चर्चा करेंगे। ये आप बेसिक चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। देखते हैं, पृथ्वी पर किसी स्थान की सही स्थिति, सही लोकेशन को पता लगाने के लिए आपको निर्देशांक प्रणाली का उपयोग किया जाता है। आप किसी स्थान पर जा रहे हैं, मान के चलिए आपको किसी स्थान पर जाना है, तो आपको इस स्थान की स्थिति को जानने के लिए कहीं ना कहीं निर्देशांक प्रणाली का उपयोग करना ही पड़ेगा। अब मान के चलिए आप जयपुर जा रहे हैं, ठीक है ना, आपका मित्र जयपुर रह रहा है, वो बोल देगा कि मेरा रूम महेश नगर में है या मेरा रूम राजस्थान यूनिवर्सिटी के पास में है। तो वो आपको बता देगा कि रेलवे स्टेशन उतरना है गांधीनगर, वहां से बाहर जाना है, एक टेम्पो पकड़ना है, वहां से 100 मीटर आगे आओगे तो वहाँ एक राइट मोड़ आएगा, वहां से आपका थोड़ा आगे जाओगे वहां से एक लेफ्ट मोड़ आएगा, वहां से सड़क मुड़ जाओगे और फिर आगे चौराहा आएगा, उसके पास में मेरा घर है। तो उसने क्या कहा है, आपको निर्देश दिया है कि इस प्रकार से आप आओगे तो मेरे पास पहुंच पाओगे। तो ये कहीं ना कहीं एक निर्देशांक प्रणाली है, ठीक है ना। तो नॉर्मल मतलब कुल मिला के आपको निर्देश दिया गया है कि इस चीज तक पहुंचने का। तो देखते हैं क्या बोला बड़ो। पृथ्वी पर किसी स्थान की सही स्थिति का पता लगाने के लिए निर्देशांक प्रणाली का उपयोग किया जाता है। यह एक काल्पनिक रेखाओं का जाल है, ठीक है ना। ये कैसा है, आपने उसको कल्पना के माध्यम से बताया ना कि भाई वहां वो जो आपका मित्र आपके पास आ रहा है वो कहीं कल्पना ही कर रहा है कि भाई वहां वो स्थिति है, वहां वो सड़क आएगी, वहां वो मोड़ आएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं एक काल्पनिक रेखाओं का जाल होता है, जिसको कहीं ना कहीं हम क्या कहते हैं, जो निर्देशांक कहते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। अब निर्देशांक को तो समझ गए हम। अब बेसिकली हम देखते हैं कि जो हमारा अक्षांश रेखा है, अक्षांश क्या होती है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको नॉर्मल शब्दों में भी समझाया था, पर इसको यदि हम ग्लोब के माध्यम से समझे। ये देखो, आप राइट साइड में कुछ दो स्टूडेंट्स हैं, वो एक ग्लोब को देख रहे हैं, ठीक है ना। उसको ग्लोब की मदद भी हम लेंगे आपको समझाने के लिए। पहले देखते हैं जो है लैटिट्यूड्स या अक्षांश रेखाएं होती क्या है। यह भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक
वृत्ताकार रेखाएं। बहुत ही इजी और बहुत ही साधारण परिभाषा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। देखिए क्या बोल रहा है, बहुत साधारण। देखिए आपको ये, चलिए ग्लोब देखिए, ये ग्लोब है तो इसकी जो ये भूमध्य रेखा है, ये आपको उसको भूमध्य रेखा मान लीजिए। ये क्या होगी आपकी भूमध्य रेखा होगी, ठीक है ना। इसको हम 0 डिग्री कह सकते हैं, भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं, ये आप, ठीक है। फिर इसने क्या बोला है, देखिए ये भूमध्य रेखा या इक्वेटर के समांतर, समांतर है मतलब यहाँ पर बनी होगी, यहाँ पर बनी होगी, यहाँ पर बनी होगी, यहाँ बनी होगी। और क्या बोल रहा है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींच जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, हमेशा जो रेखा खींच जाती है ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींच जाती है। तो देखिए परिभाषा क्या बने, एग्जाम की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है। एग्जाम की दृष्टि से एक तो ये ध्यान रखना है भूमध्य रेखा के समांतर है, भूमध्य रेखा के समांतर। और सेकंड चीज क्या रखनी है, ये पूर्व से पश्चिम में खींची जाने वाली रेखाएं हैं, जिनको कहीं ना कहीं हम क्या कहते हैं जो है, और ये वर्ताकार है, मतलब एक वर्त के आकार की होती है, ये वर्ताकार रेखाएं हैं। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, भूमध्य रेखा के समांतर है, पूर्व से पश्चिम में खींच जाती है, और ये वर्ताकार रेखाएं हैं। इनको कहीं ना कहीं हम क्या कहते हैं, आपकी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये परिभाषा आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट्स एग्जाम में कंफ्यूज रहते हैं, परिभाषा एग्जाम में पूछ जाती है अक्षांश रेखाएं क्या है, तो वह रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाती है, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, और ये काल्पनिक रेखा है, और ये वर्ताकार है, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं आपकी आपकी अक्षांश है, जिसको हम लैटिट्यूड कहते हैं। और ये जो लैटिट्यूड होती है, अक्षांश होती है, इसे हम अंश या डिग्री में मापते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपसे पूछेगा कि हम इसको किस में मापते हैं, तो इसको हम डिग्री में या अंश में मापते हैं। आपको किस में मापते हैं, अंश या डिग्री के अंदर अक्षांश रेखाओं को मापते हैं, ठीक है ना। अब इसके आगे देखते हैं, इसमें कुछ चीजें ये भी और इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो है जो जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं उनका जो है अलग अलग नामकरण किया गया है। तो जो विषुवत वृत्त हो गया या भूमध्य रेखा हो गया, ये पृथ्वी को कहीं ना कहीं दो बराबर भागों में बांटती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं हम जो जानते हैं कि ये कभी पढ़ते हैं ना कि हम उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है। तो इसका जो विभाजन है, ये विभाजन किसके द्वारा किया गया है, कहीं ना कहीं जो ये आपकी अक्षांश रेखाओं में विशेष रूप से जो विषुवत रेखा, देख लीजिए इसका जो विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री, ये तीनों एक ही नाम है और तीनों एक ही चीज है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होगी। क्या करना है, एक तो भूमध्य रेखा या इसको क्या कहते हैं विषुवत व्रत, विषुवत व्रत, या इसको कहते हैं 0 डिग्री। ये तीनों एक ही है। जो ये आप देखिए बताया था मैंने आपको, यहाँ पर जो गुजर रही है ग्लोब के बीचों बीच में जो है, और ये जो है क्या करती है, ग्लोब को या पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसके जो ऊपर का जो पार्ट होगा उसको हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, और इसके दक्षिण में जो भाग होगा उसको हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। तो ये विशेष रूप से आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो गोलार्धों का जो विभाजन है विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का विभाजन कहीं ना कहीं आपका भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के द्वारा किया जाता है। अब इसमें देखते हैं कि इसका जो विस्तार है, जो अक्षांश रेखाओं का विस्तार है, जैसे आपका ये भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा से हम जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो है अक्षांश जो है बढ़ते जाएंगे। तो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते जो ग्लोब का ऊपर का केंद्रीय भाग है, ऊपर का केंद्रीय भाग है, वो कहीं ना कहीं आपका उत्तरी ध्रुव कहलाता है। ये कौन सा कहलाएगा, आपका उत्तरी ध्रुव कहलाएगा, उत्तरी ध्रुव। कौन सा, ग्लोब का ऊपरी पार्ट जो, और ये कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री का होगा। इसी प्रकार से आप ग्लोब का दक्षिणी भाग बिल्कुल यहाँ पर बिंदु के रूप में होगा, ये आपका दक्षिणी ध्रुव होगा। ये क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव होगा, और ये क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा। तो कुल मिला के आप ध्यान रखना है कि भूमध्य रेखा से आप ऊपर की ओर जाएंगे तो 0 से लेके 90 डिग्री तक आपके अक्षांश होंगे। उसी प्रकार से आप देखोगे भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर जाएंगे तो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक होगा। पर जो उत्तर में जो 90 डिग्री होगा तो वो उत्तरी ध्रुव कहलाएगा, और दक्षिण में जो 90 डिग्री होगा वो दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। इस चीज को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा
कि उत्तरी ध्रुव कहलाता है, तो वहां दे देगा आपको उत्तरी ध्रुव, सपोज डाल देगा 90 डिग्री डाल देगा और मैच द फॉलोइंग आ जाएगा, और साथ में यहाँ डाल देगा आपको साउथ एस डाल देगा। तो इसमें यदि 90 डिग्री एस डाल दिया तो ये उत्तरी ध्रुव नहीं होगा, ये कौन सा होगा, दक्षिणी ध्रुव होगा। और वैसे ही आपको यदि मैप में दे देगा कोई चीज और मैच द फॉलोइंग कह देगा और लिख देगा कि 90 डिग्री एन, तो इसमें कौन सा होगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका उत्तरी ध्रुव। तो ये आपका सिंबल दे रखा है ना जो एस और एन, इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इसके द्वारा आप कहीं ना कहीं थोड़ा एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं हो जाए कि ये कौन से ध्रुव की बात कर रहा है। तो इसमें कम से कम आपका जो सिंबल दे रखा है एन और एस, इसको ध्यान रखना है। जिसके साथ में एन लगा होगा तो उत्तरी ध्रुव होगा, और जिसके साथ में एस लगा होगा वो दक्षिणी ध्रुव होगा। इस बात का आपको थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये हमने बहुत ही साधारण शब्दों में इस चीज के बारे में पढ़ा। इससे आगे देखते हैं इनकी विशेषता क्या होती है, क्योंकि अक्षांश रेखा है इनकी कुछ विशेषताएं होती है, उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं हम। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, अक्षांश वृत्तों का आकार छोटा होता जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम पूछेगा अक्षांश रेखाओं की विशेषताओं के बारे में बताइए। तो अक्षांश रेखाएं देखिए, आप बॉल देखते हो ना, जैसे इसमें भी देख लीजिए ना, ये आपका ग्लोब दे रखा है, तो ये ग्लोब जो भूमध्य रेखा है इसका आकार बहुत बड़ा है। इसके ऊपर जो रेखाएं धीरे धीरे जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसा करते करते ध्रुव जो है एक बिंदु के रूप में है। ध्रुव क्या है, एक बिंदु के रूप में है। तो जिस प्रकार आप बॉल देखा होगा, बॉल का जो सेंटर पार्ट होता है वो काफी चौड़ा होता है। जैसे जैसे बॉल के ऊपर की ओर जाएंगे तो ऊपर का बॉल का जो ऊपरी हिस्सा है वो बिल्कुल सकड़ा हो जाएगा और एक बिंदु के रूप में रहेगा। तो सेम उसी प्रकार से हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी भी इसी प्रकार की है। तो हमारे जो अक्षांश है, जो अक्षांश वर्त है, वो है जो धीरे धीरे जो है ध्रुवों की ओर जाते हैं विषुवत रेखा से, तो उनकी जो है आकार है छोटा होता जाता है। इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछेगा परिभाषाओं के रूप में कि अक्षांश रेखाओं की परिभाषा दीजिए, तो उसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि विषुवत वृत्त जो है उसका आकार भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो क्या होता जाता है, घटता जाता है या छोटा होता जाता है। ठीक है ना, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। और 90 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश ये रेखा नहीं है बल्कि एक बिंदु है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये क्या है, उत्तरी और दक्षिणी जो अक्षांश रेखाएं नहीं है, कौन सी, 90 डिग्री पर, वहां 90 डिग्री पे क्या है, एक बिंदु के रूप में। ये देखिए बताया ना आपको मैंने, ये जो उत्तरी ध्रुव है ये एक बिंदु के रूप में है, और ये दक्षिणी ध्रुव है ये भी एक बिंदु के रूप में है। क्योंकि यहाँ आप रेखाएं खींच नहीं सकते हो, यहाँ पर क्या नहीं कर सकते हो, रेखाएं नहीं खींच सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं किसके रूप में होगा, आपके बिंदु के रूप में होगा। इसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो ये हमने देखा है। तो ये आपकी परिभाषा या ये विशेषता है जो है, इसको आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है। ठीक है, अब इसमें साथ में ये देखते हैं कि कुछ आपका जो अक्षांश रेखाएं हैं उनका हमारे जलवायु से भी संबंध पाया जाता है, उसका हमारा जलवायु से भी संबंध पाया जाता है। इसका भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जिस प्रकार आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जलवायु जो है, तापमान है, वो भी क्या होता है, जो उसमें कम होता जाता है। ध्रुवों के ऊपर आप देखोगे पूरे साल भर क्या रहती है, ठंड रहती है, क्योंकि वहां पे सूर्य की जो किरणें हैं वो क्या करती है, जो है तिरछी पड़ती है। तो आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, तापमान में कमी होती जाती है। विषुवत रेखा पे आपका तापमान अधिक पाया जाएगा और ध्रुवों की ओर तापमान कम पाया जाएगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछेगा एग्जाम के अंदर कि विषुवत रेखा या अक्षांशों का जलवायु से क्या संबंध है। तो कहीं ना कहीं हम अक्षांशों और जलवायु में सीधा संबंध पाया जाता है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से क्या करेंगे, ध्रुवों की ओर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपका जो है तापमान जो है कम होगा। ठीक है ना, और यदि हम ऐसा उल्टा बोल दिया जाए कि आपको ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आएंगे, तो कहीं ना कहीं जो तापमान है वो आपका बढ़ेगा, ध्रुवों पे कम रहेगा और विषुवत रेखा पे तापमान अधिक रहेगा। और यदि आप ज्योग्राफी के टर्म में यदि बात करें तो जो आपका भूमध्य का क्षेत्र है वो उष्ण जलवायु के रूप में या हॉट क्लाइमेट के रूप में जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर जो है उष्ण जलवायु पाई जाती है। कैसे पाई जाती है, उष्ण जलवायु। और ध्रुव पर क्या है आपका शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि भूमध्य रेखा पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, उष्ण, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या होती है, सीधी पड़ती है। और ध्रुव पर क्या है, जो आपका तापमान क्या है, बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, तिरछी पड़ती है। सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। ठीक है ना, तिरछी पड़ेगी तो क्या होगा, वहां पर क्या होगा,
गर्मी कम होगी और तो इसलिए वहाँ पर शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। और भूमध्य रेखा पर आपके भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसके कारण क्या है यहाँ पे उष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये दोनों चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो ये कहीं ना कहीं देखते हैं आगे नीचे मैंने आपके लिए फैक्ट डाल भी रखा है, देखते हैं। अक्षांश और जलवायु में सीधा संबंध है। भूमध्य रेखा के पास जो है उष्ण जलवायु हॉट क्लाइमेट पाया जाता है, जबकि ध्रुवों के पास या ध्रुवों की ओर बढ़ने पर ये जलवायु शीतोष्ण जलवायु, इसको हम या शीत जलवायु के रूप में जानते हैं। मतलब कुल मिला के आप देखिए, ये मान के चलिए आपका 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा है, ठीक है ना। यहाँ से आप ऊपर बढ़ रहे हैं, यहाँ से आप दक्षिण में जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आपका उष्ण जलवायु कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर। और भूमध्य रेखा से ध्रुवों के जा रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होगा ये कहीं ना कहीं शीतोष्ण क्षेत्र होगा, थोड़ा सा मतलब लमसम 65 डिग्री के लमसम 60 से 65 डिग्री, कौन सा डिग्री, 60 से 65 डिग्री के बीच में जो टेम्परेचर होगा वो शीतोष्ण होगा, एकदम शीत भी नहीं होगा। पर जो ध्रुव है वो क्या होंगे, शीत होंगे। तो कहीं ना कहीं 3 कैटेगरी में बढ़ गए हैं। पहला आपका भूमध्य रेखा के पास में जो है वो तो आपका उष्ण प्रकार की जलवायु है, और 60 से 65 के अक्षांश के बीच में वहां पर लमसम शीतोष्ण है, और ध्रुवों पर जो है आपकी शीत प्रकार की जलवायु पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्रम पूछते हैं, कभी कभी मैच द फॉलोइंग या कभी क्रम पूछ लेते हैं कि आप जो है जलवायु का जो है वर्गीकरण है उसको क्रम से सेट कीजिए। तो यदि आपको कभी पूछ ले कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर या ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर, तो उसमें आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, इसमें आप थोड़ा कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि ये उस समय आप जो एग्जाम में जो होते हो उस समय चीजें जो है बहुत सारी एक साथ में आती है, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी रहता है। इसके साथ में हमने देखा था कि अक्षांश जो है उनको हमने किस में बांटते हैं या किस में अध्ययन करते हैं। अक्षांशों को हम कहीं ना कहीं जो है डिग्री में व्यक्त करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पूछेगा अक्षांशों को किस में व्यक्त करते हैं, डिग्री में व्यक्त करते हैं या अंशों में व्यक्त करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अक्षांशों को डिग्री या अंशों में बांटा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। पूछेगा कि अक्षांशों को किस में व्यक्त किया जाता है, तो अक्षांशों को डिग्री में व्यक्त किया जाता है। ये तो हमने पढ़ लिया कि आगे आपको एक मैप के माध्यम से, आगे ग्लोब के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा और आगे देखते हैं। नीचे देखिए, नीचे ग्लोब भी है, इस मैप के हेल्प से हम आपको और अच्छे से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। चीज़ें बहुत आसान और बहुत व्यवस्थित तरीके से हमने आपके लिए बनाई है, प्रयास किया है कि आप चीज़ें बहुत अच्छे से समझ सकें। हमने जो एनसीईआरटी के अंदर जो इमेजेज हैं, चित्र हैं, उसको भी हमने कहीं ना कहीं इसमें साथ रखने का प्रयास किया है ताकि आपको समझने में कोई समस्या ना आए। तो देखते हैं अगला जो कंसेप्ट है, हमने अक्षांश देख लिया, जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देख लिया, अब हम लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ रहे हैं, देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें चर्चा करते हैं थोड़ा। तो देशांतर रेखाएं, एक तो मैंने आपको बताया था कि जो है खड़ी रेखाएं होती है उनको कहीं ना कहीं देशांतर रेखाओं के रूप में जानते हैं। जो लेटी रेखाएं थी उनको पढ़ लिया हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में, जो खड़ी रेखाएं हैं उनको कहीं ना कहीं देशांतर रेखाओं के रूप में एक साधारण शब्दों में हम समझ रहे हैं, ठीक है। देखते हैं, ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली अर्धवर्ताकार, ये ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या होती है, सेमी सर्कुलर होती है। पर आपकी अक्षांश रेखाएं क्या थी, पूर्ण वर्ताकार थी, और ये कैसी है, अर्धवर्ताकार है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम में पूछ भी जाती है, जब विशेषताएं पूछ जाती है ना, अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं बताइए, देशांतर रेखाओं की विशेषताएं बताइए, तो उस समय आपको ध्यान रखना होता है कि जो आपकी अक्षांश रेखाएं होती है ये पूर्ण वर्ताकार होती है, पर देशांतर रेखाएं अर्धवर्ताकार होती है। ये आपको विशेष रूप से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और समझना भी है। और क्या होती है, बोलती अर्धवर्ताकार काल्पनिक रेखाएं होती है, इन्हें देशांतरी यामोत्तर भी कहा जाता है, इन्हें देशांतर यामोत्तर कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुल मिला के एक तो आपको ध्यान रखना है जो है उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली कौन सी है, अर्धवर्ताकार रेखा है। देखिए, ये जो आपका उत्तरी ध्रुव है और ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, तो इसको जोड़ने वाली जो रेखा है अर्धवर्ताकार, ये जो रेखा है ये कौन सी रेखा है, ये आपकी देशांतर यामोत्तर रेखा है, ठीक है ना। ये और ये कैसी है, अर्धवर्ताकार। फिर आगे देखते हैं, प्रमुख यामोत्तर प्राइम मेरिडियन, जिसको हम 0 डिग्री कहते हैं, यह ग्रीनविच से गुजरती है। ये इंपॉर्टेंट है, जो प्राइम मेरिडियन है जिसको, जो कि कहाँ से गुजरती है,
ग्रीनविच से गुजरती है। ग्रीनविच कहाँ पे है? ग्रीनविच आपका यूके में स्थित है, वहाँ से गुजरती है। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी प्राइम मेरिडियन है ग्रीनविच है वो कितने डिग्री की है। तो प्राइम मेरिडियन जो है ग्रीनविच है जो है 0 डिग्री देशांतर की है, सो हम 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। और ये जो है कहीं ना कहीं लंदन से गुजरती है। अब ये 0 डिग्री है, इससे भी हम ध्यान रखना है कि इससे आप पश्चिम और पूर्व में जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसके एकदम पीछे की साइड में यदि भूमध्य रेखा है और ये आपकी 0 डिग्री है तो आपका जो ग्लोब है वो कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। तो अब इसका हम विभाजन करते हैं, तो दो भागों में विभाजन करते हैं। इस भूमध्य रेखा से आपका क्या कहते हैं इसका प्राइम मेरिडियन है, इससे आप यदि पूर्व की ओर जाएंगे तो इसमें आपको क्या लिखना होगा? 0 से 180 डिग्री पूर्व। और इससे 0 डिग्री से आप यदि पश्चिम में जाएंगे तो आपको लिखना होगा 0 डिग्री 180 पश्चिम। मतलब कुल मिला के जो 180 डिग्री है वो दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। पर उसके साथ में ध्यान, क्योंकि ये 0 डिग्री के एकदम विपरीत दिशा में क्या है? 180 है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आप 180 लिखें तो उसमें अवश्य पूर्व व पश्चिम लिखें, तब आप समझ पाएंगे कि वो किस दिशा से आपका आप जानकारी दे रहे हैं, ठीक है ना। 0 डिग्री के एकदम आप बॉल देखिए ना, आप बॉल को ध्यान रखिए। बॉल देखते हैं, बॉल का एक पार्ट आप सामने और आप जिस साइड देख रहे हो उसको 0 डिग्री मान लीजिए और उसके एकदम विपरीत जो है उसको आप 180 डिग्री मान लीजिए। तो आप भले लेफ्ट साइड से मतलब पूर्व साइड से जाएं या आप पश्चिम साइड से जाएं, तो कहीं ना कहीं आप जब 0 डिग्री के विपरीत दिशा में जाएंगे तो वो आप कहाँ पहुंचेंगे? 180 डिग्री पर पहुंचेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। एक इसकी विशेषताएं कुछ है, विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान है, ये आपको ध्यान रखना है, इसकी लंबाई समान है। पर हमने क्या पढ़ा था अक्षांश रेखाओं के बारे में? अक्षांश रेखाएं जो है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो उनकी आकार क्या होता है? छोटा होता है। पर इसमें जितनी भी रेखाएं होगी, जितनी भी रेखाएं आपकी सारी रेखाएं हैं, इनकी लंबाई क्या है? समान रहती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, देशांतर रेखाओं की लंबाई हमेशा समान रहती है। अक्षांशों की तरह क्या होती है? घटती नहीं है। हमने देखा था अक्षांशों में क्या होती है, जो है अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो घट जाती है, पर देशांतर रेखाओं की लंबाई हमेशा एक समान रहती है। ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान देनी है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर घटती। अब ये दूरी बता रहा है, ये देखिए, ये एक देशांतर रेखा है, ये दो देशांतर रेखाएं, तो कहीं ना कहीं देशांतर रेखाएं ध्रुव पे आकर तो मिल जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो देशांतर रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी है वो धीरे धीरे क्या करती है? ध्रुव पे बीच ऊपर जैसे जैसे आप ध्रुव की ओर जाएंगे तो उनके बीच में घट जाएगी और ध्रुव पर जाकर ये क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी और एक दूसरे से मिल जाएगी। तो ये दो फैक्ट आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं कि भूमध्य रेखा या जो आपकी अक्षांश रेखाएं होती है उनकी जो है आकार है वो जैसे आप ध्रुव पे जाएंगे वो कम होता जाएगा। पर आपकी देशांतर रेखाएं उनका आकार समान रहेगा, पर उनके बीच की जो दूरी है वो आपकी ध्रुवों पर क्या हो जाती है? देशांतर रेखाओं में जाके मिल जाती है। तो ध्रुवों पर जो है देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाएंगे तो उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? घटती हुई जाएगी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। फिर आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट और है, देखते हैं। 180 पूर्व और 180 पश्चिम एक ही रेखा है। मैंने सब बताया ना आपको कि 180 जो डिग्री है रेखा है वो जस्ट 0 डिग्री के बैक साइड में है। तो मतलब 180 डिग्री जो है पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम जो क्या है? एक ही रेखा है। एक ही रेखा को हम कहीं ना कहीं क्या कहते हैं? 180 डिग्री कहते हैं। बस उसमें पश्चिम और पूर्व लगा देते हैं। अब कुछ और फैक्ट दे रखा है इंपॉर्टेंट, वो भी आपको ध्यान रखना है। अक्षांश रेखाओं के बारे में जो हमने अभी कंपेयर किया है उसी को कंपेयर करते हुए हमने एक आपके लिए एक सारणी बनाई है थोड़ी सी, उसको देखते हैं। अक्षांश रेखाएं पूर्ण वर्ताकार होती है, ठीक है, एक दूसरे के समांतर होती है। तो ये तो अक्षांश रेखाओं के बारे में देखा है। पहले क्या बोला है? पूर्ण वर्ताकार है और एक दूसरे के समांतर है। वही देशांतर रेखाओं के बारे में देखते हैं। देशांतर रेखाएं क्या है? ये अर्धवर्ताकार है और ध्रुवों पर जाकर मिल जाती है। मतलब ये क्या है? पूरी गोल नहीं है, ये पूरी गोल नहीं है, ये अर्धवर्त है, अर्धवर्त है और ये ध्रुव पर जाकर मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं एक क्या इसकी विशेषता क्या हो गई? इसकी जो अब बताइए, आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें जो ये अर्धवर्त है और ये एक वर्त है, तो वर्त तो होगी आपकी अक्षांश रेखाएं और अर्धवर्त होगी देशांतर रेखाएं। ये चीज आपको ध्यान रखनी। अब कुछ चीजें और इफेक्ट है, थोड़ा आपको और ध्यान रखना है कि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि निर्देशांक जो होते हैं
क्या होता है? तो कहीं न कहीं जहाँ अक्षांश और देशांतर मिलकर एक स्थान के 2 निर्देशांक को निर्धारित करती है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये पूछ लेते हैं कि निर्देशांक किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। निर्देशांक। निर्देशांक क्या होते हैं? तो मतलब अक्षांश और देशांतर जहाँ मिलते हैं, मतलब ये मान के चलिए ये आपकी देशांतर रेखा है, ये अक्षांश रेखा है, तो ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा? निर्देशांक हो जाएगा। और निर्देशांक की हेल्प से क्या होगा? आप किसी भी स्थान की स्थिति को अच्छे से जान पाओगे। अब आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्षांश का और देशांतर का हम सामान्यतः उपयोग क्यों करते हैं? उपयोग किस लिए करते हैं? तो देशांतर का सामान्यतः उपयोग हमेशा समय निर्धारण के लिए करते हैं। आप देखते हो कि इस देशांतर पर अभी इतना समय है, इस देशांतर पर अभी इतना समय है, तो देशांतर का उपयोग हमेशा समय की गणना के लिए किया जाता है। उसी प्रकार से आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में ध्यान रखना है। तो अक्षांश रेखाएं कहीं ना कहीं स्थिति का निर्धारण करती है। आपने जीपीएस का उपयोग किया होगा। जीपीएस में क्या है? कहीं ना कहीं मुख्यतः आपकी अक्षांश रेखाओं का उपयोग किया जाता है। ऐसे तो अक्षांश और देशांतर दोनों का कहीं न कहीं स्थिति निर्धारण के लिए, किसी लोकेशन को ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो पर मुख्यतः यदि आप ध्यान दिया जाए, एक सेपरेट आपको यदि ध्यान दें, तो देशांतर रेखाएं मुख्यतः समय निर्धारण के लिए उपयोग में ली जाती है, और अक्षांश रेखाएं कहीं न कहीं किसी स्थान की स्थिति को ध्यान में रखने के लिए, किसी स्थिति को बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। एक फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है कि हमने जो ग्रीनविच के बारे में पढ़ा था, तो ग्रीनविच जो रेखा है वो आपकी कहाँ से गुजर रही है? यूके से गुजर रही है, और इसको जो है मानक रेखा के रूप में हमने समय निर्धारण के लिए 1884 में इसको पूरे विश्व लेवल पर ग्रीनविच को 0 डिग्री को एक समय निर्धारण के रूप में पूरे सबने स्वीकार कर लिया था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि पूछते हैं कि जो ग्रीनविच रेखा है इसको हमने कब स्वीकार किया? तो 1884 में विश्व स्तर पर इस रेखा को स्वीकार कर दिया समय की गणना के लिए पूरे विश्व स्तर पर। तो ये भी आपको चीजें थोड़ा ध्यान रखना है। और हमने पढ़ा था कि अक्षांश और देशांतर जो यामोत्तर होती है, ये जो रेखा है ये कहीं ना कहीं काल्पनिक रेखा है, और ये सब मिलकर क्या बनाती है? ग्लोब पर एक ग्रिड बनाती है, जिन्हें हम ग्रिड रेखाएं कहते हैं। ये आपको फिर ध्यान रखना है। मैंने आपको अभी बताया था कि ग्रिड रेखाएं और कहीं ना कहीं निर्देशांक, ये भी क्या बना? देखिए ये देशांतर रेखा है, ये अक्षांश रेखा है, तो ये ग्रिड भी बनाती है, इसको हम ग्रिड भी कहते हैं। और अब मान के चलिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपको बोलना है, आपको एक लोकेशन बतानी है कि आप दिल्ली रह रहे हैं, तो दिल्ली आप रह रहे हैं, तो आप मुझे बोल दोगे कि मैं दिल्ली, या आप बता दोगे कि मैं इस अक्षांश पे रह रहा हूँ, और तो मेरी लोकेशन क्या होगी? तो मैं बोल दूंगा कि दिल्ली मान के चलिए 30 अक्षांश उत्तर पे और 70 देशांतर पूर्व पे है। तो ये जहाँ पर ये मिल रही है वहाँ पर क्या होगी? दिल्ली होगी। तो आपने उदाहरण दिया है मैंने कि आपको किसी लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है, तो आप अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा जहाँ पर ये दो मिल रही है उसकी हेल्प से कहीं ना कहीं आप किसी स्थिति का, किसी स्थान का निर्धारण कर सकते हैं। वैसे और मान लीजिए, मान के चलिए एक आपको मैं बता देता हूँ, एक ग्रिड बनाता हूँ। ये ग्रिड, ये आपके अक्षांश हो गए, ये देशांतर हो गए। 0, 10, 20, ये 0, ये 10 और 20। अब मैं आपको बोल दूं कि जो आपकी कोई एक नगर है, जैसे गुजरात का गांधीनगर नगर जो है वो आपका जहाँ पर 10 डिग्री अक्षांश, जहाँ पर 10 डिग्री अक्षांश और जहाँ पर 10 डिग्री देशांतर, पूर्वी देशांतर, 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और 10 डिग्री पूर्वी देशांतर जहाँ मिल रहे हैं, वहाँ पर आपकी क्या है? गांधीनगर है गुजरात की। तो कहीं ना कहीं आपने इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं की हेल्प से किसी स्थान की स्थिति को निर्धारित किया है, वो आपको निर्धारित करने में, स्थिति को जानने में मदद कर रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं इस ग्रिड पद्धति के माध्यम से, इन अक्षांश देशांतर रेखाओं के माध्यम से आप किसी स्थान की स्थिति का, समय निर्धारण का, ये जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, आप उस चीज़ को जान सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आज की जो क्लास थी उसके अंदर हमने समझने का प्रयास किया कि बेसिकली
अक्षांश रेखाएं क्या होती है, देशांतर क्या होती है, और साथ में ही हमने देखा कि इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इस पर चर्चा की। बहुत गहराई से हमने इस टॉपिक पे चर्चा की है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक कंसेप्ट, और समझाने का भी अच्छे से प्रयास किया हमने, आपको अलग उदाहरण के माध्यम से एक जो है कंसेप्ट समझाने का प्रयास किया है। तो इसका जो आगे का जो पार्ट है, नेक्स्ट का जो चैप्टर का जो आगे का पार्ट है, वो हम जो नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो आप इस चैप्टर को देखिए, पहले जो वीडियो अपलोड किया उसको भी देखिए और इसको भी देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये क्लास जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए भी हेल्पफुल है, और जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। तो और साथ में मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यदि इसका आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो इसका बुक का फॉर्मेट आप हमें हमारे से परचेज कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी पॉइंट जो एप्लीकेशन है, वहाँ से आप इसका बुक फॉर्मेट में ये कंटेंट ले सकते हैं, और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप